कोटद्दू में एक इंसिडेंट होता है, एक शादी के ऊपर जा रहे होते हैं लोग और एक रिक्शा पूरे का पूरा वो पुल के ऊपर से वो गिर जाता है नहर में। अब ये जो नहर है ना, ये मुजफ्फरगढ़ कैनाल है, ये बड़ी गहरी नहर है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी बहता है, बहुत बहुत बड़ी नहर है, बड़ी गहरी नहर है और इससे बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ से ना जब गाड़ी में खुद ड्राइव करता था तो मैं देखता था इस नहर के दोनों किनारे पक्के हैं, तो इससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। यहाँ मेरे पास वीडियोज़ हैं, मैं देख रहा हूँ कि अपनी मदद आप के तहत ख़वातीन जो हैं वो लोगों को निकाल रही हैं, रेस्क्यू कर रही हैं। ये मैंने खुद देखी वीडियोज़, मैंने खुद तस्वीर देखी हैं। और एक रिक्शा जो गिरा है उसके अंदर 3 औरतें थी, 20 मासूम बच्चे थे और 3 मर्द थे। अब वहाँ पे जो नहर है उसके गिर्द कोई हिफाजती बंदोबस्त ही नहीं है, पूरा रिक्शा ही अंदर गिर गया। अच्छा चले, रिक्शा गिर गया तो रेस्क्यू आ जाना चाहिए था, फौरी तौर पे नहर का पानी पीछे से बंद हो जाना चाहिए था। नहर का पानी बंद हो जाता तो कम से कम जो लाशें ढूंढना है वो आसानी होती, लोग जिंदा भी बच सकते थे। कुछ लोगों को जिंदा निकाल लिया गया और तमाम लोगों को जिनको जिंदा निकाला गया वो मकामी अफराद ने निकाला। रेस्क्यू वाले जो है वो काफ़ी ताखीर के साथ पहुंचे, 6-7 लोग उनके आए, एक कश्ती वो 7 लेकर आए, लेकिन एक भी लाश रेस्क्यू वालों ने नहीं निकाली। जो लोग वहां पे काम कर रहे थे उन्होंने 12 लाशें निकाली हैं, जो मकामी लोग हैं उन्होंने खुद निकाली अपनी मदद आपके तहत, बच्चों की लाशें 12 लाशें निकली हैं। 3 लाशों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा, लाशें मिल ही नहीं रही। एक लाश जो है वो जाए वो कुआं से लगभग कोई 25 किलोमीटर दूर जाके एक हेड से मिली है, और एक लाश जो है वो बहती बहती जो है वो राब्ता नहरों में चली गई और वहां से होती हुई वो खेतों में चली गई, खेतों से जाके मिली है। तो अजीबोगरीब सूरत है, ये गवर्नेंस की हालत है पंजाब में। कोई भी बड़ा डिजास्टर जब भी होता है ना तो ये एक्सपोज हो जाते हैं। रूटीन के छोटे मोटे मामलात में ब्यूटिफिकेशन प्लान्स ये बनाते रहते हैं, यानी एक बाजार है वहां पे ताजरों से पैसा लेके, ताजरों का ही पैसा लगा के, तो उसकी अच्छी सी डेकोरेशन करके वहाँ फूल बूटे लगा के और थोड़ा सा उसको सजा के चौक शौक लगा के उसकी तस्वीरें बना लेते हैं, और वो तस्वीरें बना के जो है उनको जारी कर देते हैं। तो वो कहते हैं जी ब्यूटिफिकेशन हो गई है। तो इसको गवर्नेंस नहीं कहते। आपकी गवर्नेंस का पता चलता है जब कोई मुश्किल आती है, जब कोई मुसीबत आती है। पाकिस्तान का मीडिया ये खबर भी नहीं दे रहा। मकामी सहाफ़ियों ने मेरे से रब्ता किया और उन्होंने कहा इमरान साहब आप ही ये खबर दे दें, पाकिस्तान का मीडिया तो इस खबर को चलाने के लिए तैयार नहीं है। 12 घंटे के बाद पानी बंद किया है इंतजामिया ने, और जो रेस्क्यू का अमला बाकायदा पहुंचा बड़ी तादाद में, जब रेस्क्यू के लोग आए तो वो बहुत देर के बाद आए, जब तक काफ़ी लाशें निकाल ली गई थी। और आज 5 दिन हो गए हैं, 5वें दिन तक भी जो इतला आई वो ये कि 3 लोगों की लाशें अभी तक वहां से पानी में से नहीं निकाली जा सकी। ये है जनाब हमारी गवर्नेंस। शरीफ खानदान जब भी इक्तदार में आता है ना कोई रिकॉर्ड कायम करता है। एक इनका रिकॉर्ड है जो कभी नहीं टूटता। ये जब भी इक्तदार में आते हैं ना, आप 90s से लेके अब तक देख लें, ये हमेशा गंदम इंपोर्ट हमें करनी पड़ती है। ये जब भी इक्तदार में आते हैं क्या होता है ऐसा कि गंदम अच्छी खासी पैदावार के बावजूद हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है। कौन इसके अंदर कमीशन खाता है? क्यों बाहर से गंदम हमेशा मंगवानी पड़ती है? किसी और के दौर में तो नहीं मंगवानी पड़ती। अगर किसी और दौर में मंगवानी पड़ती है तो बहुत थोड़ी मंगवानी पड़ती है। शरीफ खानदान में हमेशा जब भी इक्तदार में आते हैं हमारी गंदम गायब हो जाती है, बाहर से मंगवानी पड़ती है। ये करते ये हैं कि किसानों से गंदम उठाते हैं और बाहर महंगे दामों बेच देते हैं, गंदम स्मगल कर देते हैं, और यहाँ पे मिडलमैन बहुत पैसा बना लेता है। लेकिन फिर पाकिस्तान जो है वो बाहर से गंदम मंगवाता है। तो इस मरतबा फिर पाकिस्तान जो है वो बाहर से गंदम मंगवा रहा है। इन्होंने अपना रिकॉर्ड टूटने नहीं दिया। नादरीन, कश्मीर के अंदर जो है वो अभी तक एहतजाज जारी है। लगभग 2.25 महीने हो गए हैं। वो लोग पीछे नहीं हट रहे, वो अब तक एहतजाज कर रहे हैं अपने मुतालबात के हक़ में। जबकि वहाँ पे एक नई सरकार भी बना दी गई है। नवाज शरीफ साहब मरी में बैठे हुए फैसले कर रहे हैं कि जनाब किसको मैंने मखसूस नशस्तें देनी है, कौन वज़ीर आज़म होगा, किसको कौन सी वजारत दी जाएगी। तो नवाज शरीफ साहब वहाँ पे फैसले कर रहे हैं। एक जाली हुकूमत उनको बनाकर दे दी गई आज़ाद कश्मीर में, और हम सब जानते हैं कि ये हुकूमत कैसे बनाकर दी गई थी। तो अब नाज़रीन वहाँ पे एक और नौजवान आज शहीद हो गया, और उसके वालिद से लोग जाकर मिल रहे हैं, गले लगा रहे हैं। बड़ा प्यारा नौजवान था, बिल्कुल जवान बच्चा था, सयाम उसका नाम है। वो भी शहीद हो गया ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए, और उसको जो है उसकी मैयत ले जाई गई। घर में लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। कश्मीर में जो नफ़रत का बीज बो दिया गया है ना, ये खुदा न खास्ता दरख्त बन जाए, इससे पहले जो है वो कश्मीरियों को गले से लगाना चाहिए। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ कि उनके सारे मुतालबात नाजायज़ नहीं है। आपने उनके साथ बहुत ज़्यादती की, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान का नारा भी लगाते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े भी हैं। उनके गिले और शिकवे जो हैं उनमें से ज़्यादातर जायज़ है। लिहाजा उनकी बात सुने और उनके साथ आगे बढ़े।
पाकिस्तान की शारग है कश्मीर, तो हमें ये बात सबसे ज़्यादा खुद समझनी चाहिए। नाज़रीन, बलूचिस्तान में जब DGI-SPR की जानिब से स्टेटमेंट आया कि ये कोई खुदकुश बमबार की गाड़ी तैयार कर रहे थे, उसके नतीजे में धमाका हो गया, वहाँ कोई टेक्निकल इशू हो गया और धमाका हो गया और सारे लोग मर गए, तो वो खाते में डाल दिया गया था कि जनाब ये लोग तो दहशतगर्द थे सारे। लेकिन मकामी अफराद का कहना कि जी ऐसा नहीं है। अब वहाँ पे 9 बच्चे, 7 खवातीन और 12 मर्द जाँ बहक हुए थे, उनकी तादाद टोटल मिला के 28 है बलूचिस्तान में। वहाँ जो मकामी अफराद हैं उन्होंने वीडियो जारी की है, उस वीडियो में वो दिखा रहे हैं कि ये कोई यहाँ पे ट्रक तैयार नहीं हो रहा था धमाके के लिए, जिसका क्लेम किया जा रहा है कि ट्रक तैयार हो रहा था और उसमें धमाका करना था और उसकी वजह से वो यहाँ फट गया और ये लोग मारे गए। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बाकायदा सबूत दिखाए हैं कि उन पे एरियल स्ट्राइक की गई है, बल्कि वो पुर्जे जो एरियल स्ट्राइक के अंदर जो हथियार इस्तेमाल किए गए उनके टुकड़े भी उन्होंने दिखाए और उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर एरियल स्ट्राइक हुई है, फ़िज़ाई हमला हुआ है, ये कोई यहाँ पे हादसे के नतीजे में या कोई बम तैयार करते हुए ये सारा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने वहाँ से वीडियोस जारी कर दी। तो वहाँ मकामी लोग, मकामी सहाफ़ी जो हैं वो यही बात बता रहे हैं कि सुराब में एहतजाज जारी है और वजह उसकी ये है कि 28 लोग बेगुनाह जो है वो जाँ बहक हुए हैं और उनके ऊपर एक फ़िज़ाई हमला हुआ है। अब इसको कोलेटरल डैमेज आप कहेंगे, इसको कैसे रियासत जस्टिफाई करेगी? आप लोगों की मदद के बगैर आप दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। रोज़ाना की बुनियाद पे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का कोई ना कोई वाक़या होता है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग आपके साथ नहीं खड़े, आपने वहाँ पे एक जाली हुकूमत बनाई है। जब तक आप लोगों को मैंडेट नहीं देंगे, जब तक आप लोगों को राज़ी नहीं करेंगे, तब तक आप दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये मुमकिन नहीं है, ये पहले कभी नहीं हुआ और ये आइंदा भी नहीं होगा। आपको लोगों के सामने जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों को राज़ी करना पड़ेगा। देखें ना, वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में अभी दीर के इलाके में जब पुलिस पे हमला होता है तो मकामी अफराद निकल कर आ गए, उन्होंने आगे पुलिस को रेस्क्यू किया, उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर लड़ाई की और दहशतगर्दों को भगा दिया। तो देखें ना, पुलिस के साथ तो लोगों के मामला ठीक है, तो फौज ने अपने मामला क्यों ख़राब किए हुए? सिर्फ एक वजह से कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि आसिम मुनीर के इक़्तिदार को तूल मिले। वो ये चाहते हैं कि आसिम मुनीर साहब, एक आदमी के लिए सारा कुछ, इतनी बड़ी फ़ौज कुर्बान कर दिया आपने, इतनी बड़ी इमेज आपका जो बना हुआ था पाकिस्तानियों में, वो इमेज आपने अपना ख़राब कर दिया। एक आदमी कभी भी फ़ौज नहीं होता, ये हमें DGI-SPR ने बताया था और उसने कहा था कि आर्मी चीफ फ़ौज नहीं होता और कोई भी आर्मी चीफ अपनी फ़ौज से बड़ा नहीं होता और कोई भी फ़ौज अपने मुल्क से बड़ी नहीं होती। इस बात को याद रखें। मेरे ख्याल में ये बहुत ठीक अल्फाज थे उनके, उनसे बहुत सारे इख्तलाफात, लेकिन इसके बावजूद ये जुमले उनके ठीक थे, आसिम गफूर के, और फ़ौज को खुद इसके बारे में सोचना चाहिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।